Hello friends, welcome to Abstract IS. Let's discuss the today's current affairs. Abstract IS में आप सबका स्वागत है। हम आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहले हम कल के क्वेश्चंस देखते हैं। कल के क्वेश्चन जो हमने दिए थे। पहला क्वेश्चन है, बिमल जलान कमेटी समटाइम सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। किस लिए बिमल जलान कमेटी को बनाया गया था? जिसका आंसर है सी, क्या टू रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द आरबीआई। जैसे जो सेंटर और आरबीआई के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे कैपिटल रिजर्व को लेके, इसलिए बिमल जलान कमेटी को फॉर्म किया गया था। बिमल जलान कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एक्सिस द एडुकेट साइज ऑफ कैपिटल रिजर्व दैट द आरबीआई शुड होल्ड। ओके, तो ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द आरबीआई के लिए फॉर्म किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड पीरियोडिकली इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट करती है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी ये कंडक्ट करती है। इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी कंडक्ट पीरियोडिकली, ये हमेशा टाइम टू टाइम किया जाता है। लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन क्लास 3rd, 5th, 8th एंड 10th, 4-5 क्लासों का हमेशा लिया जाता है। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की, द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट इज रिलीज रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट रिलीज करती है, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, नीति आयोग। नीति आयोग ये रिलीज करती है ये रिपोर्ट हमेशा टाइम टू टाइम। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहले हम आज देख लेते हैं मैप ऑफ द डे। हमारा मैप ऑफ द डे आज का है ब्लैक सी। जैसे कल का मैप ऑफ द डे था क्या, कैस्पियन सी, जिसका था तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। आज का है हमारा ब्लैक सी। ब्लैक सी में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? पहली कंट्री है यूक्रेन, सेकंड कंट्री रशिया, थर्ड जॉर्जिया, फोर्थ टर्की, फिफ्थ बल्गेरिया एंड सिक्स रोमानिया। तो ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है? रोमानिया बनाती है, बल्गेरिया बनाती है, टर्की बनाती है, जॉर्जिया बनाती है और रशिया बनाती है और यूक्रेन। तो सबसे बड़ी बाउंड्री कौन बनाती है? टर्की बनाती है। तो इसका ट्रिक क्या है याद करने का? इसका ट्रिक है बर्गर्ट। बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, आर से रोमानिया, टी से टर्की। याद रखिएगा ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी से 6 कंट्री बाउंड्री बनाती हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की, जॉर्जिया, रशिया एंड यूक्रेन। ओके, चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। हमारे फर्स्ट करंट अफेयर्स है जीएस पेपर 2 से। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम लॉन्च की है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव स्कीम। क्या है इस स्कीम के अंदर, हम देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 3 इनिशिएटिव स्कीम विथ अ टोटल आउटले ऑफ अबाउट ₹48,000 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च किया है 48,000 करोड़ का, टू बूस्ट अ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन द कंट्री। इलेक्ट्रॉनिक को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये 3 इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च किए हैं। जैसे हम देखते हैं कि चाइना से बहुत सारे हमारे मटेरियल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सारे मटेरियल चाइना से आते हैं, क्योंकि चाइना हमें सस्ते में मटेरियल प्रोवाइड करता है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंडिया ने ये सोचा है कि हम अपना खुद का अगर हमारा प्रोडक्ट रहेगा तो हमें कम से कम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वहाँ से। अब देखते हैं इसके बारे में। दिस 3 स्कीम्स, कौन कौन सी स्कीम्स हैं? पहला स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, सेकंड है स्कीम फॉर प्रमोशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, थर्ड है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो पहले में क्या होगा कि इसमें प्रोडक्शन, जो भी कंपनी हमारे यहाँ आएगी तो गवर्नमेंट उसके लिए बोली है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को सेल कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो गवर्नमेंट उसको 4 से 5% का इनिशिएटिव, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो, एमआई हो गया, तो ये सबको उन्होंने बोला है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कराइए, तो उनको आप 4 से 5% तक का इनिशिएटिव देंगे। और इसमें क्या करेंगे, पार्ट्स के बारे में ये है।
अगर पार्ट्स जितने ज़्यादा वो बिकाएंगे उस 25% का इनिशिएटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी उनको। थर्ड, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हमेशा मॉडिफाई करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं। 3 स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। पहला, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। सेकंड, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। थर्ड, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंस ये है कि विद द 3 न्यू स्कीम द गवर्नमेंट एम्स टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक growth 8 lakh crore while generating employment for about 10 lakh people in the next 5 year। 10 लाख को जॉब दिलाना है अगले 5 साल तक और 8 लाख करोड़ का टर्नओवर। तो गवर्नमेंट ये 2 एम बना के चल रही है, ये इसीलिए ये तीनों स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सेकंड हमारा है इंटरनेशनल रिलेशन से, MOU बिटवीन इंडिया एंड भूटान फॉर इन्वायरमेंट कोऑपरेशन। एक MOU साइन हुआ है इंडिया और भूटान के बीच में। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भूटान फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। 3 फील्ड में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इन्वायरमेंट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। भूटान के साथ इंडिया ने ये साइन किया है मेमोरेंडम इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इट विल कवर एयर, वेस्ट, chemical management, climate change and other areas and will remain in the force for 10 year from date of signing। जब साइन होगा उससे 10 साल तक पे ये वैलिड रहेगा। इसमें क्या क्या कवर होंगे? एयर, वेस्ट, केमिकल मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज। थर्ड है हमारा, द MOU सेल फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्निकल नो हाउ थ्रू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड शेल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो MOU होता है ये क्या होता है? मतलब कोऑपरेशन होता है। जैसे आपके यहाँ जो चीज़ अच्छी है वो आप हमें सिखाएंगे। जैसे भूटान के यहाँ इन्वायरमेंट को कवर करने उसका एम है कि हम इन्वायरमेंट को भी बचाएं और साथ साथ इकोनॉमिक डेवलप भी करें। तो इसीलिए भूटान से इंडिया ने ये मेमोरेंडम साइन किया है साथ में। तो भूटान के पास जो अच्छी चीज़ है वो हमें बताएगी, हमारे पास जो अच्छी चीज़ है हम भूटान को बताएंगे। तो दोनों कोऑपरेशन से ये चलता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्निकल थ्रू द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों के लिए ये रहेगा। एंड सेल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करने के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के लिए चीज़ों को सस्टेन करना, बचा के रखना। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द डेवलपमेंट फॉलोड एंड अर्लियर, ये ऐसा मेमोरेंडम एक बार और साइन हुआ था इन 2 कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। एन MOU वॉज साइन बिटवीन द CPCB, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द NEC, नेशनल इन्वायरमेंट कमीशन भूटान इन 2013, बट इट इज़ एक्सपायर्ड इन 2016। 2013 में ये MOU साइन हुआ था लेकिन 2016 में ये एक्सपायर हो गया था। कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी? CPCB हमारी बॉडी इन्वॉल्व थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और भूटान की कौन सी बॉडी इन्वॉल्व थी? नेशनल एनवायरमेंट कमीशन। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मेमोरेंडम। सेकंड चलते हैं हम। हमारा आर्टिकल 1 है न्यूज़ में। क्या न्यूज़ है आर्टिकल 1 से? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर दैट द प्ली टू चेंज इंडियाज एक्सक्लूसिवली टू भारत बी कन्वर्टेड इनटू रिप्रेजेंटेशन एंड फॉरवर्ड टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। रिसेंटली क्या हुआ है, किसी ने पिटीशन फाइल किया है कि हमारे आर्टिकल 1 से इंडिया वर्ड को हटा देना चाहिए। जैसे इंडिया दैट इज़ भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, उसका है आर्टिकल 1 का स्टेटमेंट, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट इंडिया। इंडिया को हटा देना चाहिए वर्ड को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, उसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया किसको? यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने ट्रांसफ़र कर दिया। क्या इशू है देखते हैं। द पिटिशन सीक्स एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इट वांट्स इंडिया टू बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द आर्टिकल। वो बोल रहे हैं कि इंडिया वर्ड को वहाँ से हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत वर्ड रहना चाहिए। क्यों? भारत एंड इंडिया आर बोथ नेम गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत और इंडिया दोनों नेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया को भारत भी बताया गया है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस पर अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं लिया। द पिटिशन सेज दैट इंडिया इज अ नेम
जो पिटीशन जिसने फाइल किया उसने बताया कि इंडिया इज़ द नेम ऑफ फॉरेन ऑरिजिन, इंडिया जो है वो फॉरेन ऑरिजिन का नेम है। द नेम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ग्रीक टर्म इंडिका, इंडिका से इंडिया का नाम पड़ा था, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इंडिया वर्ड को हटा देना चाहिए। द वर्ड भारत इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, और कह रहे हैं कि भारत जो वर्ड है वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। जैसे पहले नारे लगते थे भारत माता की जय, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भारत वर्ड को यूज़ करना चाहिए। द एपेक्स कोर्ट हैड डिसमिस्ड अ सिमिलर पिटिशन इन 2016, ऐसा 2016 में भी एक बार हो चुका है जिसमें एपेक्स कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था। क्यों कर दिया? उस समय उस टाइम के सीजीआई ने क्या कहा था? सीजीआई सेज दैट सुप्रीम कोर्ट नो बिजनेस टू आइदर डिक्टेट और डिसाइड फॉर द सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट का ये बिजनेस नहीं है कि वो सिटीजन को कहे कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है, उसका ये काम नहीं है कि नहीं सिटीजन को बोले कि तुम भारत बोलो और इंडिया बोलो, तुम इंडिया आज के बाद नहीं बोल सकती, अब तुमको भारत ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए उस टाइम के सीजीआई ने इसको, ही शुड कॉल हिज कंट्री आइदर भारत और इंडिया, उसका मन, वो सिटीजन है वो कुछ भी बुला सकता है, इंडिया भी बुला सकता है और भारत भी बुला सकता है। इंडियन हैड द राइट टू चूज बिटवीन कॉलिंग हिज कंट्री भारत और इंडिया, इंडियन को राइट टू चूज है, वो अपने देश को जो बुलाना चाहे वो बुला सकते हैं, या आइदर भारत और इंडिया। तो देखते हैं इस पे आगे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है जीएस पेपर 3 से रिलेटेड, स्वदेश। स्वदेश एक स्कीम लॉन्च किया है यूनियन गवर्नमेंट ने। द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द न्यू इनिशिएटिव स्वदेश टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ रिटर्निंग सिटीजन अंडर वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन एक चलाया गया था हमारे यहाँ, जहाँ से फॉरेन से इंडियंस को लाया जा रहा था कंट्री में। तो उसमें एक स्कीम लॉन्च किया है स्वदेश स्कीम। जैसे हमारे यहाँ माइग्रेंट्स, बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हो गया हमारे कंट्री के अंदर ही, फिर ऊपर से हम बाहर से भी लोगों को लेते चले आए, तो बाहर वाले लोग तो ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि वहाँ नए टेक्नोलॉजी में उन्होंने काम किया है। तो स्वदेश इज एक्रोनीम एज स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या है स्वदेश को फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं कि जैसे 2-3 मिनिस्ट्री अगर जहाँ इन्वॉल्व रहती है वहाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है एक मिनिस्ट्री के नाम को हटा के, जैसे कोई मिनिस्ट्री को चेंज कर देगी। जैसे इसमें 3 मिनिस्ट्री कौन कौन से हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेकेंड है द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड द थर्ड इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यूपीएससी क्या करेगी? मान लो सिविल एविएशन को हटा के कोई बॉडी का नाम डाल दी, एनएसओ, नेशन स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या कुछ भी डाल दी, उसी से रिलेटेड नाम डालेगी। आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ये भी तो हो सकता है जब स्टैटिक्स की बात कर रहा है तो इसीलिए आपको ये तीनों के नाम याद करने पड़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड द थर्ड मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका एम क्या है? इट एम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस टू टेप इनटू एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। क्या करेगी? बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डेटाबेस तैयार करेगी जिसके अंदर जितने भी फॉरेन से लोग आए हैं उन किस किस काम में वो अच्छे थे, तो उनके बारे में, जैसे कोई कंप्यूटर में अच्छा था, तो कोई लेबर में अच्छा था, कोई पेंटिंग में अच्छा था, तो उनका सारा एक क्राइटेरिया बना लेगी। जैसे 100 लोग, कोई कंपनी आई बाहर से, फॉरेन से कोई, जैसे इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रेस कर रहा है, तो कोई भी कंपनी आ रही है बाहर से, तो उसको 100 लेबर चाहिए, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेगी कि हमें 100 लेबर चाहिए जो कंप्यूटर अच्छा जानते हो। तो गवर्नमेंट के पास डेटाबेस एक तैयार रहेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उनमें से 100 लेबर को तुरंत ही उनको ट्रांसफर, ना उनको परेशानी होगी ना हमें दिक्कत होगी। जिन लोगों को जॉब चाहिए होगा उनको जॉब मिल जाएगी और उनको भी तुरंत उनका भी काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। सेकंड क्या है? द रिटर्निंग सिटीजन आर रिक्वायर्ड टू फिल अप एन ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड। एक कार्ड बनाया गया है उनके लिए जिनको उनको फुलफिल करना पड़े, जिसके कारण उनका डेटा जो है वो वहाँ पे एक स्टोर होता जाएगा। द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद द कंपनी फॉर सुटेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। जैसे कहीं भी जॉब खाली है, लोगों को चाहिए, तो वो सीधा गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर देंगे, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी, तो उनको इतने जॉब, लोगों को जॉब भी मिल जाएंगे और जो कंपनी है उनको दिक्कत भी नहीं होगी। सेकंड हम चलते हैं
रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। रिसेंटली कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का रीनेम कर दिया गया है। क्यों? कैबिनेट अप्रूव रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट एज स्वामी प्रसाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट ऑन द 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द पोर्ट। अभी रिसेंटली कोलकाता पोर्ट का 150 एनिवर्सरी पूरा हुआ है, तो जिसमें क्या किया है कैबिनेट ने, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। इसके बारे में जान लेते हैं। द कोलकाता पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोलकाता पोर्ट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया का, एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने बनाया था इस कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, और यह 150 साल इसका होने वाला है। द कोलकाता पोर्ट इज ओनली रिवराइन पोर्ट इन द कंट्री। ये एक ओनली रिवराइन पोर्ट इन द कंट्री है, तो ये याद रखिए। ये स्टेटमेंट आपको अगर पूछ सकता है एग्जाम में, तो यहाँ के लिए ओनली सही है। ये एक इकलौता रिवराइन पोर्ट है हमारे कंट्री का। रिवराइन पोर्ट क्या होता है? रिवराइन पोर्ट होता है जैसे ये रिवर हो गई, तो रिवर के अंदर तक थोड़ा, अगर जैसे रिवर फ्रंट होता है, रिवर फ्रंट आप लोगों ने देखा होगा। रिवर फ्रंट क्या होता है कि थोड़ा दूर तक आप रिवर के अंदर तक रास्ता बनाया जाता है, लोग घूमने के लिए वहाँ जाते हैं। उसी तरह रिवराइन पोर्ट होता है। सिचुएटेड 203 किलोमीटर फ्रॉम द सी, द रिवर हुगली ऑन विच इट इज़ लोकेटेड। कौन सी रिवर पे लोकेटेड है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट? हुगली रिवर के ऊपर। इट नेविगेशनल चैनल इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका नेविगेशनल चैनल क्या है? सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, याद रखिएगा। अब इसमें दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम इसमें दिया गया है। क्यों? ये कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? ये हिंदू सभा के लीडर थे, याद रखिएगा। हिंदू महासभा जो बनाई गई थी मॉडर्न इंडिया में, आप पढ़ेंगे हिंदू महासभा के बारे में, उसके लीडर थे कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी चीज़, ये बीजेपी के फाउंडर हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बीजेपी। बीजेपी से इससे पहले बीजेपी का पहले का नाम क्या था? BJS, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाया था, उसका नाम था भारतीय जनसंघ। बाद में उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ फैक्ट थे। चलते हैं हम आज के क्वेश्चन के लिए। आज का क्वेश्चन क्या है? यूके सिन्हा कमेटी समटाइम्स seen in the news recently is constituted for which of the following purpose। किस पर्पस के लिए यूके सिन्हा कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है टू रिव्यू नॉर्म्स पर्टेनिंग टू प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सेकंड ऑप्शन है टू सजेस्ट रिकमेंडेशन फॉर फेयर मार्केट कंडक्ट। थर्ड ऑप्शन है टू रिव्यू रेगुलेशन पर्टेनिंग टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। फोर्थ ऑप्शन आपका है टू रिव्यू द करंट फ्रेमवर्क फॉर द MSME सेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। कह रहा है कि ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया है, ये तो रिपोर्ट बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, लेकिन इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी WHO, सी UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड द इम्प्रेस टोटोटॉयज ऑल्सो नोन एज मोनोरिया इम्प्रेसिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन सी रीजन में इसको पाया गया है ये? तो आपके ऑप्शन है, पहला वेस्टर्न घाट, सेकंड गल्फ ऑफ मन्नार, सी थर्ड अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी हमेशा पूछता रहता है। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा स्कॉर्पियन फिश के बारे में, तो स्कॉर्पियन फिश कहाँ मिला है? गल्फ ऑफ मन्नार। तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कोई रेयर चीज़ पाई जाती है अगर कंट्री में, तो उस चीज़ के जगह के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पाया गया कहाँ नहीं। तो स्कॉर्पियन फिश कहाँ पाया गया? गल्फ ऑफ मन्नार में। उसी तरह ये मोनोरिया इम्प्रेसिया के बारे में पूछ रहा है, ये कहाँ पाया गया था? तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।